चलिए जी, सभी भाइयों को पहले तो नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार और फर्स्ट क्लास होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का स्वागत है बेटा, ठीक है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। रिंकू गंगवार जी हैं, अंकुर राजपूत हैं और प्रीति भाटी हैं जी। प्रीति भाटी जी, जय श्री राधे कृष्ण। विनीता जी हैं, नमस्ते विनीता। राजीव कुमार हैं, नमस्ते जी राजीव जी। और उपासना राठौड़ हैं, संजय हैं, सुनील हैं, कंचन प्रजापति हैं, प्रशांत हैं, घनश्याम पटेल हैं, अजीत कुमार हैं और सविंद्र कुमार जी हैं, रचना हैं, ओमवीर सिंह हैं, शोएब खान हैं, नागेंद्र हैं, विवेक हैं, अंकित हैं, प्रदीप राठौड़ हैं, सौरभ कुमार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जी, ठीक है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। आप सभी लोग आ जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और हमारा जो आज का टॉपिक है वह है बेसिकली हाई कोर्ट। आज हम क्या पढ़ेंगे? हाई कोर्ट पढ़ेंगे। हालांकि स्टार्ट तो हम राज्य करने वाले थे, मतलब भारतीय संविधान का भाग 6, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो सुप्रीम कोर्ट तो हो ही गया, सुप्रीम कोर्ट के साथ भैया हाई कोर्ट को भी चला ही दो। चलिए, ठीक है जी। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, ठीक है। राम राम जी, वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है जी। चलिए, ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हम। हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मतलब भैया जी उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, ये भारतीय संविधान के भाग 6 की विषय वस्तु है, ठीक है। भाग 5 की नहीं है। ये हाई कोर्ट जो है भैया जी, ये हाई कोर्ट भारतीय संविधान के भाग 6 की विषय वस्तु है। तो हाई कोर्ट का जो जिक्र किया गया है, हाई कोर्ट का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 6 में किया गया है ना जी। और भाग 6 में ये भैया अध्याय 5 के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत है, अध्याय 5 के अंतर्गत है। भाग 6 में अध्याय 5 के अंतर्गत है। और ये आर्टिकल 214 से लेके 232 तक है, ठीक है। तो भाग 6 में अध्याय 5 में, बोलो मेरे साथ, भाग 6 में अध्याय 5 में ये आर्टिकल 214 से 232 के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? 232 के अंतर्गत है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी इश्यू होगा, ठीक है जी। बिल्कुल समझ में आती है ये बात। आप बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड हैं इस बात से कि भारतीय संविधान की भाग 6 के अध्याय 5 में आर्टिकल 214 से 232 में हाई कोर्ट का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले तो हम यही जिक्र करना चाहेंगे कि भैया जी भारतीय संविधान का आर्टिकल 214 क्या है। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में ही हम जानकारी करना चाहेंगे कि 214 है क्या जी। हाँ, जुकाम हो गया थोड़ा सा। चलो आइए, ठीक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 214 के बारे में जिक्र करते हैं। आज हम हाई कोर्ट को खत्म करेंगे, ठीक है। क्लास में पहले ही बता दे रहा हूं, क्लास आपकी 3:15 3:30 बजे तक भी चले, लेकिन आज हम हाई कोर्ट को खत्म कर देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 में बोला है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। ये आर्टिकल 214 की थीम है। तो आर्टिकल 214 की थीम क्या है? 214 की जो थीम है वो ये है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, ठीक है, ध्यान रखना। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के आर्टिकल 214 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, और अन्य न्यायाधीश कितने होंगे इसकी भी संख्या का निर्धारण संसद करेगी, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कितने अन्य न्यायाधीश होंगे, और हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कितने अन्य न्यायाधीश होंगे, दोनों को ही संख्या का निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि एक मुख्य न्यायाधीश सहित
एक मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। तो एक मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश होंगे, और अन्य न्यायाधीश कितने होंगे, इनकी संख्या का निर्धारण संसद करती है। अन्य न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद करती है, संसद करती है। ठीक है भैया जी। तो अन्य न्यायाधीश कितने होंगे, अन्य न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करेगी, संसद करेगी। ठीक है, आर्टिकल 214। फिर आर्टिकल 215 आता है। आर्टिकल 215 ऐसी बात बोल देगा कि वो बात आपको बहुत अच्छे से पता है। आर्टिकल 215 में बोला है कि जो हाईकोर्ट होगा, आर्टिकल 215 में बोला है कि जो हाईकोर्ट होगा वो बेसिकली अभिलेख न्यायालय होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा? जरा मुझे समझाना कि साहब इसका मतलब क्या है कि हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा, इसका तात्पर्य क्या है, इसका क्या मतलब है कि हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा? प्लीज मुझे आप में से कोई बताए। ठीक है, मैं उनका नाम, ठीक है, पूरी क्लास में लूंगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं वो सभी देखेंगे कि हाँ आपने इसका सही जवाब दिया है। बस मुझे आप एक बात बता दीजिए, किसमें ये बोला गया कि भाई हाईकोर्ट जो होगा वो अभिलेख न्यायालय होगा? इसका जिक्र आर्टिकल 215 में कहा गया है, किया गया है कि जो उच्च न्यायालय होगा वह उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो जरा बताना अभिलेख न्यायालय का क्या मतलब है? आर्टिकल 215 में है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी ने जवाब दिया है सर, रिकॉर्ड्स को सेव करना। क्या बात है, बहुत अच्छे अभी। ठीक है, अब मैं किसी का जवाब नहीं देखूंगा, पहला अभी का था तो मैंने अभी का नाम ले दिया। ठीक है, उसी का पहला है। चलिए, तो आर्टिकल 215 पर हम लोग चलते हैं और आर्टिकल 215 को देखते हैं। आर्टिकल 215 में क्या है? आर्टिकल 215 में है कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है। अभिलेख न्यायालय का मतलब मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी समझाया था कि अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि साहब वो अपनी कार्यवाही को, वो अपनी समस्त हियरिंग को एज अ रिकॉर्ड संरक्षित रख सकता है। ठीक है, इसका मतलब होता है अभिलेख न्यायालय होना। भैया वो अपनी समस्त कार्यवाही को किसके लिए संरक्षित रखेगा? ठीक है, तो एक तो भैया जी वो अधीनस्थ न्यायालयों के लिए संरक्षित रख सकता है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालयों के लिए वो मार्गदर्शक का कार्य करेगा। तो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने का मतलब क्या है? अभिलेख न्यायालय होने का मतलब है कि भैया जी वह अपनी कार्यवाही को ठीक है एज अ रिकॉर्ड संरक्षित रख सकता है, एज अ रिकॉर्ड संरक्षित रख सकता है, अपनी कार्यवाही को रख सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो वह अपनी कार्यवाही को एज अ रिकॉर्ड संरक्षित रख सकता है, ये इसका मतलब हुआ कि वह अभिलेख न्यायालय होगा। अगर वह अपनी कार्यवाही को एज अ रिकॉर्ड संरक्षित रख सकता है तो साहब इसका मायना क्या है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब भैया जी ये निकलता है कि अगर वह अपनी कार्यवाही को एज अ रिकॉर्ड संरक्षित रख सकता है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण जो ठीक है तात्पर्य निकलता है, अर्थ निकलता है, वो ये निकलता है कि सबसे पहले तो वो हाई कोर्ट्स जो है वो अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय है, उनके लिए एक तरह से वह मार्गदर्शक का कार्य करेगा, है ना जी, मार्गदर्शक का कार्य करेगा अपनी कार्यवाही को संरक्षित रख के। अगर वह अपनी कार्यवाही को संरक्षित रखता है तो जो अधीनस्थ न्यायालय है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वो उनके लिए मार्गदर्शक का कार्य करेगा। और सर सबसे बड़ी बात है कि हाई कोर्ट के जो आगे आने वाले जजेस होंगे वो भी उस कार्यवाही से कुछ सीख ले सकते हैं, है ना। तो हाई कोर्ट अपनी समस्त कार्यवाही को एज अ रिकॉर्ड संरक्षित रख सकता है और ये बेसिकली अधीनस्थ न्यायालयों के मार्गदर्शन का कार्य करेगा। ठीक है, आर्टिकल 215 में ये है। अब इसके बाद हम आर्टिकल 216 पे आते हैं कि भैया जी आर्टिकल 216 में क्या होगा, बताइए फटाफट से कि आर्टिकल 216 की क्या थीम रहने वाली है। आप में से किसी को पता है कि भैया 216 क्या है? कि भाई 216 की ये विषय वस्तु है,
प्लीज आप में से कोई जानते हो तो मुझे फटाफट से बताइए। बहुत सिंपल है, आर्टिकल 216 जी। आर्टिकल 216 में हाई कोर्ट्स के गठन के बारे में चर्चा की गई है। बड़ा सिंपल है, मैंने बोला ना 216 में क्या है, उच्च न्यायालयों का गठन, उच्च न्यायालयों का गठन, गठन, ठीक है, बस ये है उच्च न्यायालयों का गठन आर्टिकल 216 में। चलिए अब उच्च न्यायालयों का गठन आर्टिकल 216 में है। आर्टिकल 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें हैं। आर्टिकल 217 में जो 217 होगा आर्टिकल, तो आर्टिकल 217 में 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्तें हैं। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, एवं सेवा शर्तें। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 217 में जिक्र किया गया है। 216 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 216 में उच्च न्यायालय का गठन है, 216 में उच्च न्यायालय का गठन है, 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें। चलिए तो सबसे पहले देखिए, इसमें ये तो बोला गया है कि उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, है ना। ये तो बोला गया है कि भैया जी एक मुख्य न्यायाधीश होगा और एक मुख्य न्यायाधीश सहित कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। तो भैया जी जो मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश जो होगा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, या उस राज्य का राज्यपाल करेगा? जरा बताना कौन करेगा। मैं आपको पहले बता भी चुका हूंगा। अच्छा, अभी का सबसे पहले कमेंट है, जैसे ये तो कमेंट के लिए तैयारी बैठा रहता है ठीक है, इसने बोल दिया कि सर प्रेसिडेंट करेगा। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करते हैं, नियुक्ति बेटा राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। जब राष्ट्रपति, ठीक है ना, किसी भी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने में वह एक तरह का परामर्श लेंगे। परामर्श बाध्यकारी होगा। किसका बेटा? परामर्श सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का होगा। मुख्य न्यायाधीश का परामर्श होगा, प्लस उस राज्य के राज्यपाल का परामर्श होगा। राज्यपाल का परामर्श होगा, ये ध्यान रखना। तो उस राज्य के राज्यपाल का परामर्श होगा। वह किसी को भी मनमानी तरीके से बेटा हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त नहीं कर सकते। किसी को भी मनमानी तरीके से हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बताया? मैंने बोला कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। इसमें वे परामर्श लेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस उस राज्य के राज्यपाल का, जो संबंधित राज्य है उस राज्य का राज्यपाल का परामर्श लेंगे। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सर, है ना जी, बिल्कुल। देखिए ये बात तो बिल्कुल क्लियर हुई, बहुत अच्छे से क्लियर हुई, यहां तक कोई इश्यू नहीं हुआ, ठीक है सर। तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको कि साहब ये जो मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं, ये जो मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं, मुख्य न्यायाधीश महोदय साहब की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश महोदय साहब की नियुक्ति जब राष्ट्रपति साहब करेंगे, तो राष्ट्रपति साहब परामर्श लेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का प्लस, ठीक है, संबंधित राज्य के राज्यपाल का। बेटा उस राज्य का जो राज्यपाल है, उस राज्य के राज्यपाल का वह परामर्श लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे झुकना पड़ा, लेकिन अच्छी सी राइटिंग में भी लिखना जरूरी है। राज्यपाल का परामर्श लेंगे, तो वो इतना करेंगे। अब इसके बाद, ठीक है, सवाल है भाई अन्य न्यायाधीशों का, कि जो अन्य न्यायाधीश हैं, भैया जी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? भाई अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राज्यपाल ही कर देगा, है ना। ऐसा है क्या भाई? ये तो अदर जजेस हैं,
अदर जजेस की नियुक्ति तो उठा के राज्यपाल ही कर देगा, नहीं, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ये बात ध्यान रखना है भैया। जो अन्य न्यायाधीश हैं, अदर जजेस हैं, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी भैया जी कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा। अब राष्ट्रपति यहां पर जो परामर्श लेगा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में, ये ध्यान रखना, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में बेटा यहां पर जो राष्ट्रपति महोदय परामर्श लेंगे, राष्ट्रपति महोदय किसका परामर्श लेंगे, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी तो राष्ट्रपति महोदय किसका परामर्श लेंगे, तो वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श तो लेंगे ही, ठीक है ना। ये तो परामर्श उनको लेना ही लेना है, वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का तो परामर्श लेंगे ही लेंगे, परामर्श तो लेंगे ही लेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के अलावा उस राज्य के राज्यपाल का भी परामर्श लेंगे और प्लस उस राज्य के हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेंगे जब वे अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। तो उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी परामर्श लेंगे। मैं 1 मिनट बेटा मार्कर चेंज करता हूं, दिक्कत दे रहा है, ठीक है ना जी। चलिए बेटा आज मार्कर हमारा मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया यार। चलो कोई बात नहीं, वो जहां भी होगा खुश रहे, खुशहाल रहे, आबाद रहे। आज इसी से काम चला लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जब करेंगे तो वो राष्ट्रपति करेंगे। अब ये मत सोच रहे ना तुम लोग कि अन्य न्यायाधीश है चलो राज्यपाल ही नियुक्ति कर देगा, नहीं ना ना, ठीक है। अन्य न्यायाधीश है तो नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे, ठीक है। अन्य न्यायाधीश है तो अन्य न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसमें जब वह परामर्श लेंगे, ठीक है ना, वह परामर्श लेंगे तो वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेंगे, प्लस वो बेटा राज्यों के राज्यपाल का परामर्श लेंगे, प्लस वो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेंगे, ठीक है। वह तब करेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है भैया आपको, वह तब करेंगे अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अच्छा जी, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों में, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, ये ध्यान रखना है आपको, इधर देखिएगा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति करेंगे तो इसमें वह परामर्श किसका लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का प्लस राज्यों के राज्यपाल का, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम पता है एक बहुत जरूरी चीज देखते हैं कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, बनने के लिए योग्यताएं। योग्यताएं ये देखते हैं कि भाई हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए हमको क्या क्या योग्यताएं चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए, बताओ बेटा, ठीक है। क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये तो क्वालिफिकेशन है कि भारत का नागरिक हो। इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है कि पहली क्वालिफिकेशन की भाई वो भारत का नागरिक हो, लेकिन दूसरी क्वालिफिकेशन में भी ऑप्शनल है,
ठीक है, पहली क्वालिफिकेशन तो भारत का नागरिक हो। दूसरी क्या है कि कम से कम 10 साल तक, कम से कम 10 साल तक वह किसी भी न्यायिक पद पर रहा हो, मतलब किसी भी जुडिशियल ऑफिस में एज अ जुडिशियल ऑफिसर रहा हो। ठीक है, तो बच्चे 10 साल तक वह किसी भी, ठीक है ना, न्यायिक पद पर रहा हो, या फिर 10 साल तक लगातार किसी भी हाई कोर्ट में वो एडवोकेट रहा हो। ये दो हैं, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है कि साहब 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में लगातार एडवोकेट, या फिर 10 साल तक किसी भी न्यायिक पद पर रहा हो, तो किसी भी जुडिशियल ऑफिस में एज ए जुडिशियल ऑफिसर रहा हो, तभी उसको नियुक्त किया जा सकता है। तो योग्यताएं बड़ी सिंपल सी हैं। सबसे पहली योग्यता क्या है बाबू, मेरे साथ बोलो। तो सबसे पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो। ठीक है ना, सबको समझ में आ रही है, क्लियर है अभी? ठीक है, तो पहली क्या है, वह भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता भारत का नागरिक हो। सबसे पहली योग्यता भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता यह है कि 10 वर्ष तक लगातार किसी भी हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट, 10 वर्ष तक लगातार किसी भी हाई कोर्ट में किसी भी हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट रहा हो, एडवोकेट रहा हो 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में। या फिर थर्ड पॉइंट मैं आपको समझा दे रहा हूं, या तो एडवोकेट रहा हो बेटा, या फिर थर्ड पॉइंट क्या है कि 10 वर्ष तक वह भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायिक पद पर रहा हो, राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायिक निकाय में, किसी भी न्यायिक निकाय में न्यायिक पद पर रहा हो, न्यायिक पद पर रहा हो, पद पर रहा हो। रहा हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो भैया जी वह भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक लगातार किसी भी हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट रहा हो। तो 10 वर्ष तक लगातार किसी भी हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट रहा हो, एज ए एडवोकेट रहा हो, और भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायिक निकाय में वो न्यायिक पद पर रहा हो। ठीक है जी, क्लियर है? अब इसके बाद हम बात करेंगे कार्यकाल। कार्यकाल कार्यकाल के बारे में, वह 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा। वह 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहेगा। अपने पद पर रहेगा। ठीक है, वो 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा। अब यहां पर भी कोई, ठीक है, 6 साल या नहीं है कुछ भी, ये बात सोचना आप कि यहां पर भी कुछ है। क्लियर बोला गया कि सब वो 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा। बोलो, ठीक है, तो वह 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा। चलिए, अगर वह बेटा समय से पहले त्याग पत्र देना चाहे, किसको देगा? फटाफट से बताओ। अगर वह समय से पहले त्याग पत्र देना चाहे, किसको देगा? और उसे समय से पहले उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? समय से पहले उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? हटाना, ये बता दो यार प्लीज, ये दो बातें बता दो। ये दो बातें मुझे नहीं पता, ठीक है, अब तुम बताओ मुझे ये दो बातें कि भैया कैसे होगा, कि उसको समय से पहले कैसे, ठीक है, हटाया जा सकता है, और दूसरा वह समय से पहले अगर त्यागपत्र देना चाहे और अपना पद रिलीज करना चाहे, अपना पद छोड़ना चाहे, पद से मुक्त होना चाहे, तो कैसे होगा? बताओ भाई सब लोग मुझे।
चलो बोलो बोलो बेटा। विनीता है, विनीता का कमेंट है, प्रियंका का है, अजीत का है, मोनू, प्रीति। चलो चलो चलो। अभी का कमेंट नहीं आया, कहां चला गया? अभी क्लास छोड़ के चला गया क्या भाई? चलो अच्छा सर, जब पढ़ाया नहीं है तो कैसे बताएं? ये बहुत अच्छा है कि सर जब पढ़ाया ही नहीं तो बताए कैसे, एक बात बता। ये बढ़िया बात है यार, ये आपकी सही बात है। चलो ठीक है, मैं बता देता हूं। देखो, समय से पहले उसे उसके पद से हटाया जाएगा, तो पहले इसको देख लेते हैं। उसे उसके पद से हटाए जाने का जो आधार होगा वह साबित कदाचार एवं असमर्थता होगा। ठीक है, प्रूव मिसबिहेवियर और असमर्थता, डिसेबिलिटीज, असमर्थता। साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो समय से पहले उसके पद से हटाना, आधार साबित कदाचार और असमर्थता होगा, तो साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। बड़ा सिंपल सा है इसे तो। ठीक है, उसके बाद सेम, ठीक है, जो प्रोसेस होगा बेटा सेम वही होगा, प्रोसेस सेम होगा, बिल्कुल जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, तो प्रोसेस सेम होगा जिस तरह से हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं। हटाने जैसा प्रोसेस होगा बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। तो जिस तरह से हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं सेम वही आधार ये है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, हाई कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट कह रहा हूं, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रस्ताव लाना होगा, संकल्प प्रस्ताव, किसी में भी संकल्प प्रस्ताव लाना होगा। जब संकल्प प्रस्ताव लाना होगा बेटा तो इसकी सूचना 14 दिन पहले देनी होगी। जब संकल्प प्रस्ताव लाना होगा तो भैया जी इसकी सूचना 14 दिन पहले देनी होगी, 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी होगी जब संकल्प प्रस्ताव लाना होगा। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में से किसी में भी लाकर, ठीक है, फिर ये भैया जी जांच समिति के पास जाएगा, जांच समिति, ठीक है, जांच समिति के बाद फिर ये बच्चे, ठीक है, फिर से चला जाएगा संसद में, ठीक है ना, प्रोसेस होने के लिए, प्रोसेस होने के लिए संसद में चला जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ आपको पता है। साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर उसके विरुद्ध एक संकल्प प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में ला सकते हैं। सूचना 14 दिन पहले देनी होगी। जिस भी सदन में आया, ठीक है ना, उसके टोटल, ठीक है, जिस भी सदन में आया, मैं लिख देता हूं भैया, जिस भी सदन में आया उसके टोटल का, उसके टोटल का 1/4 से हमें इसको पारित करवाना होगा दोनों सदनों से। जब भी हो गया तो फिर इन्वेस्टिगेशन समिति के पास जाएगा, जिसमें 2 सुप्रीम कोर्ट और 1 हाई कोर्ट का वकील या उसके समकक्ष योग्यता रखने वाला, जिसमें 2 सुप्रीम कोर्ट और 1 हाई कोर्ट के जज या उसके समकक्ष योग्यता रखने वाला जज होगा। फिर ये संसद में, ठीक है, प्रोसेस हो जाएगा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। ठीक है, ध्यान रखना। तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से भैया जी फिर ये किस में जाएगा? संसद में, 2/3 मेजोरिटी, 2/3 बहुमत से। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोनों सदनों के उपस्थित मतलब सेम वही है। अब सर ये अपना त्याग पत्र बेटा राज्यपाल को देगा, राज्यपाल को देगा, ध्यान रखना, राष्ट्रपति को नहीं। वो अगर अपना त्याग पत्र देगा तो किसको देगा सर? राज्यपाल को देगा जी, राज्यपाल को देगा त्याग पत्र वो अपना। इधर ध्यान दो, ठीक है ना बेटा। तो अगर वो अपना त्याग पत्र देता है, रेजिग्नेशन, तो किसको देगा? वो अपना रेजिग्नेशन राज्यपाल साहब को देगा। राज्यपाल फिर इसे फर्दर प्रोसीड कर देंगे बेटा राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल को देगा, राष्ट्रपाल इसे फर्दर प्रोसेस कर देंगे राष्ट्रपति के लिए, और राष्ट्रपति फिर इसे स्वीकार लेंगे। मतलब ये स्वीकारना आवश्यक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन देगा वो राज्यपाल, क्योंकि ठीक है उसके निकटवर्ती जो संबंधित अधिकारी है,
जो केंद्र का प्रतिनिधि है राज्यों में वो कौन है? राज्यपाल है। तो भैया वो राष्ट्रपति के पास थोड़ी नहीं जाएगा, है पता पड़े कि वो सपोज गुवाहाटी हाई कोर्ट का जज है। अब गुवाहाटी हाई कोर्ट का जज ऐसा थोड़ी नहीं कि बेटा पहले रेजिग्नेशन लिखेगा, रेजिग्नेशन लिखने के बाद फिर भैया जी दिल्ली जाएगा फ्लाइट लेके या ट्रेन लेके, फिर दिल्ली में जाके वो राष्ट्रपति का वेट करेगा कि राष्ट्रपति साहब हैं, फिर उनको वो देगा। ऐसा नहीं, वो ये देखेगा कि मेरे राज्य में ठीक है जो भी केंद्र के प्रतिनिधि हैं और जो सबसे ऊंचे स्तर के केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव हैं मैं उनको दे दूं। और केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव राज्य में कौन होता है? राज्यपाल होता है, वो राज्यपाल को दे देगा जी। सर मुझे यूपी कांस्टेबल का एग्जाम देना है, तो क्या मैं खाकी बैच से पढ़ लूं या यूपीएसआई से कवर हो जाएगा? बेटा यूपीएसआई अभी सिलेबस कितना हो गया तुम्हारा पता है? मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं सब लोगों को, 85% तुम्हारा सिलेबस हो चुका है। ठीक है, 85% सिलेबस हो गया है, अब 15% सिलेबस बचा है, वो बहुत जल्द आपका हो जाएगा। अब आप मुश्किल से मान के चलिए कंटिन्यूअसली आपकी क्लास चली तो 2 सप्ताह से ज्यादा का अब आपका पॉलिटी नहीं है, हार्डली 2 सप्ताह आपका पॉलिटी है। ठीक है, तो अब आप खुश हो जाओ सब लोग। जी सर सबसे ज्यादा जज किस हाई कोर्ट्स में? ऑब्वियस सी बात है उत्तर प्रदेश में है बेटा सबसे ज्यादा। सर ये टाइम इतना जल्दी क्यों चलता है आपकी क्लास में? चलो मुझे भी नहीं पता ये तो। चलिए ये बात क्लियर है। अब आर्टिकल 218 पर आते हैं, आर्टिकल 218 पर आते हैं। जो आर्टिकल 218 है, आर्टिकल 218 का प्रोविजन क्या है? आर्टिकल 218 बोलता है कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हैं लेकिन हाई कोर्ट पर लागू होंगे। क्लियर है? तो हाई कोर्ट के कुछ ऐसे प्रोविजंस, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, उच्चतम न्यायालय के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि कंपलसरी हाई कोर्ट पर लागू होंगे ही होंगे। तो उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का, कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना। ठीक है, आर्टिकल 218 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का उच्चतम न्यायालय से संबंधित बेटा कुछ प्रावधानों का, ठीक है, किस पर? उच्च न्यायालयों पर, हाई कोर्ट पर लागू होना, लागू होना। अब ये क्या है सर? ये आर्टिकल 218 है। आर्टिकल 218 को ज्यादा डिटेल में तो हमें नहीं जानना, बस आर्टिकल 218 को हमें इतना पढ़ना है कि हाँ सर ठीक है सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे प्रोविजंस है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऐसी गाइडलाइन है जिनको हाई कोर्ट फॉलो करेंगे। बस इतनी सी बात है भाई, सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइन देगी ठीक है उनको हाई कोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि और यही जो आर्टिकल 218 है यही इस बात का प्रूव है कि बेसिकली हाई कोर्ट्स जो हैं वो जैसे राज्यों की कार्यपालिका और राज्यों की विधायिका, मतलब राज्य सरकार और राज्यों का विधानमंडल जिस तरह से केंद्र की कार्यपालिका और संसद से पृथक हैं, वैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अलग नहीं है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ही हिस्से हैं और उनको सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के आधार पर चलना पड़ेगा। इसी वजह से जो जुडिशरी है हमारे यहां पर वो एकात्मक और एकीकृत है। मैंने आपको बताया था कि नहीं बाबू? इसी वजह से जो जुडिशरी है वो कैसी है? ठीक है, एकात्मक और एकीकृत है। ठीक है, इसी वजह से है, यही बात मैंने आपको बताई थी। जुडिशरी बेसिकली 2 स्तर पे नहीं है। जिस स्तर पर जिस तरह से लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव 2 स्तरीय है ना, जिस तरह से हमारी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बेटा 2 स्तरीय है, मतलब कार्यपालिका और विधानमंडल हमारा 2 स्तरीय है। जैसे केंद्र की भी कार्यपालिका है जिसको संघीय कार्यपालिका कहते हैं, और प्रत्येक राज्यों की अपनी अपनी कार्यपालिका है जिनको राज्य सरकार कहते हैं, है ना। जैसे केंद्र में अभी जो सरकार है वो भाजपा की है, प्रत्येक राज्य में अपनी अलग अलग सरकार है। ठीक है, कहीं पर भाजपा की है, कहीं पर कांग्रेस की है, कहीं पर तृणमूल कांग्रेस की है, कहीं पर ठीक है आपकी किसी और पॉलिटिकल पार्टी की है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? तो जिस तरह से संघ सरकार और राज्यों की सरकार है ठीक है अलग अलग है, संघ सरकार का राज्यों की सरकार के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, ऐसे ही संसद का
राज्यों के विधानमंडल पर कोई अधिकार नहीं है, दोनों पृथक पृथक विषय हैं। वैसे जुडिशरी के संबंध में नहीं है बाबू, जुडिशरी में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो करेगा, और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जो अधीनस्थ न्यायालय है, वो हाई कोर्ट के गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। क्लियर हुआ? अगर एक बार सबको क्लियर हुआ तो प्लीज थम्स अप कर दो। देखिए इसी बेस पे मैं बोलता हूं कि जो देखिए जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड एंड यूनिटरी है, वो एकीकृत और एकात्मक है। बताइए फटाफट से, क्लियर हुआ ये बात? क्या एक डाउट है, यदि लोकसभा भंग हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं, या तभी राष्ट्रपति अध्यादेश लाएंगे जब संसद का कोई एक सदन सत्र में ना हो? ये तो मैं बहुत पहले बता चुका हूं। चलो बोल दो ये बात फटाफट से। चलिए बहुत अच्छे, ठीक है। इसके बाद हम आर्टिकल 219 के बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिकल 219, आर्टिकल 219 क्या कहता है? ठीक है, बड़ा क्लियर सा है। आर्टिकल 219 बोलता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा, ये 219। तो 219 जो है वह हाई कोर्ट्स के न्यायालय, हाई कोर्ट्स के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के द्वारा, न्यायाधीशों के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञा, शपथ एवं प्रतिज्ञा, ठीक है, ध्यान रखना। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञा, इसके बारे में चर्चा आर्टिकल 219 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञा, इसके बारे में चर्चा आर्टिकल 219 में है। चलिए, कौन शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को? उनके पद एवं गोपनीयता की राज्यपाल, ठीक है, ध्यान रखना। तो उनके पद एवं गोपनीयता की ओथ एंड अफर्मेशन कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। ये आर्टिकल 219 है। तो उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञा शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। ये आर्टिकल 219 है, ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्ट आर्टिकल 221 पे आएंगे, और 221 में है, ठीक है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। और हाँ, मैं एक बात बता दूं, अगर मैं बीच में कोई आर्टिकल स्किप करवाता हूं, ठीक है, तो देखो आपको संविधान विशेषज्ञ थोड़ी नहीं बनना, ठीक है। आप में से क्या है, जैसे एक दो बच्चा बोलता है सर वो बीच में वो आर्टिकल रह गया, जैसे 144 रह गया सर, मैंने 143 कराया तो सर 44 करा था, 144 कहाँ गया? अरे तुम्हें संविधान विशेषज्ञ थोड़ी नहीं बनना, जो महत्व का आर्टिकल है वो देखो। बात समझ में आ रही है? और ये भी तो स्वतंत्रता मैंने ही आपको दी है, ठीक है, इतना, ठीक है, जो आप सीखे हैं अभी तक, जो आपको आपके अधिकार बताए गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है, तो वो मैंने तो बताएंगे ना, ठीक है। तो अगर, ठीक है ना, मैं कोई आर्टिकल स्किप करा रहा हूं तो वो खम खा है, कोई मतलब नहीं है, ये भी आप समझे, ठीक है। चलिए, तो इनके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, ठीक है। और मैंने क्या आपसे प्रॉमिस किया था? मैंने कि 250 प्लस आर्टिकल, लगभग 250 आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे। तो मैंने ये नहीं बोला था कि एक सिरे से 250 आपको याद हो जाएंगे। ओवरऑल 395 में से 250 आर्टिकल आपको याद होंगे जब हम इस क्लास को खत्म करेंगे, ये मेरी आपसे प्रॉमिस है, और आपको वो याद हो चुके होंगे। चलिए, ठीक है सर, ओके, ठीक है सर। तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के
वेतन एवं भत्ते। ध्यान रखना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। तो जो भैया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते हैं, ठीक है, इसमें जो मुख्य न्यायाधीश है फटाफट से बताएंगे मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलेगा और अन्य न्यायाधीश को कितना मिलेगा। कोई भी बताओ आप में से। अन्य न्यायाधीश, तो भैया जी मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलेगा और अन्य न्यायाधीश को कितना मिलेगा, जल्दी से बता दो। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर हमने पहले पढ़ा थोड़ी नहीं है, नहीं पढ़ा फिर भी एक बार बता दो, चलो ठीक है कि सर इतना मिलेगा है। मैं समझ सकता हूं बेटा आपने नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी बताओ, गैस करो। क्यों भाई, प्रद्युम्न पांडे और भुवन शर्मा, संजय सिंह, अभी 2.5 सर 2.5 मिलेगा मुख्य इनको और 2.25 इनको मिलेगा। अच्छा आकाश गुप्ता 2,80,000, अरे बाप रे इतना सारा वेतन। चलिए तो मतलब अभी ठीक है, अभी का सही था, ठीक है। इनको मिलेगा 2.50 लाख और इनको मिलेगा 2.250 लाख, ठीक है। तो इनको 2.5 लाख और इनको 2.25 लाख, 2,25,000 रुपया, ठीक है साहब। ये है तो ये 2.25 लाख हो गया ना, 2,25,000, तो 2.25 लाख और 2.5 लाख मतलब ठीक ठाक अच्छा खासा इसको वेतन कहते हैं, ये कम वेतन नहीं होता, ठीक है। अब आर्टिकल 223 पर आएंगे। आर्टिकल 223 में है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। किसकी भैया, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अब ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे जरा बताना मुझे, इनका काम क्या होगा और ये क्यों नियुक्त किए जाएंगे। जब हाई कोर्ट में हमारे पास मुख्य न्यायाधीश हैं, बताना, जब हाई कोर्ट में हमारे पास मुख्य न्यायाधीश हैं तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्यों नियुक्त किए जाएंगे। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 223 में क्यों की जाएगी, मुझे एक बार बताइए। हाँ नहीं बेटा, अगर जैसे कोई हाई कोर्ट का न्यायाधीश एक बार बन गया तो वो 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा। ऐसे अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा। अपवाद है कि वो पहले अपना त्याग पत्र ना दें कार्यकाल खत्म होने से पहले, या फिर उनको हटाया ना जाए। ओके मनीष कह रहे हैं सर इन द अब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अच्छा ज्यादा प्रेशर होगा वर्क, नहीं बेटा ज्यादा प्रेशर नहीं जी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तब होगी, ठीक है, जब मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, अनअवेलेबल हो, अनअवेलेबल हो, बात समझ में आ रही है। वो अवेलेबल ना हो, वो कैसे हो, अनअवेलेबल हो, ये ध्यान रखना है आपको, अनअवेलेबल हो। अनअवेलेबल हो, उम्मीद करता हूं कि बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अनअवेलेबल हो, ठीक है सर, अनअवेलेबल हो तब की जाएगी। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है ना, मैं फिर से बोल रहा हूं भैया, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाएगी, जब मुख्य न्यायाधीश महोदय अनअवेलेबल हो, वो अवेलेबल ना हो, तो उस केस में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। अब सवाल ये उठता है, अब सवाल वही उठेगा कि आखिर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे कौन, है ना जी। ये कार्यकारी जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, जो आपके एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस होंगे, इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, ये और बात बता दो कि साहब इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी।
चलो ठीक है सर, तो ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इनकी नियुक्ति भैया जी कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति ही करेंगे, नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी जो योग्यता है ना कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का, ठीक है, उनकी जो योग्यता होगी बेसिकली, और उनके जो ठीक है पद की डिग्निटी होगी वो मुख्य न्यायाधीश के समान ही होगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान ही जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके पद की गरिमा होगी और महत्व होगा। तो इसलिए बच्चे इतने महत्व के पद पर ठीक है जिस भी व्यक्ति को नियुक्त करेंगे वही करेंगे जो मुख्य न्यायाधीश को करते हैं। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 224 आता है। देखो आर्टिकल 224 हमें एक बात बताता है, ये यूपीएससी का प्रश्न था और ज्यादा पुराना नहीं है। यूपीएससी मतलब आईएएस का प्रश्न था, 2017 या 18 का प्रश्न था। ठीक है, प्रश्न कैसा था? ठीक है, कूट में था और इसमें बोला गया था, अब आप देखना कि आप उस प्रश्न को कर पाएंगे या नहीं। कूट में बोला गया था और उसमें यह बोला गया था कि हाईकोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार संबंधित किस अधिकारी को है, ऐसा बोला गया था। यही क्वेश्चन था 2017-18 का कि हाईकोर्ट्स में, उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार निम्न में से संबंधित किस अधिकारी को है? 4 ऑप्शन थे, राष्ट्रपति को है, ठीक है ना, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश को है, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को है, राज्यपाल को है, चौथा इनमें से किसी को नहीं है। इस तरह से 4 ऑप्शन थे। ठीक है, अब मैं आर्टिकल 224 आपको बताने जा रहा हूं। 224 में यह था अपर न्यायाधीश, मेरी बात समझना, अपर न्यायाधीश, क्या बोला मैंने प्यारे बच्चे? अपर न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। अपर न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान, न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान, नियुक्ति का प्रावधान। ठीक है, अपर न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। इसका मतलब क्या है कि यहां पर कहीं पर भी तदर्थ न्यायाधीश नहीं लिखा, या तो यहां पर अपर न्यायाधीश लिखा है या फिर कार्यकारी न्यायाधीश लिखा है। ठीक है, यहां पर कहीं पर भी तदर्थ न्यायाधीश नहीं लिखा। तो इसका पता है मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हाईकोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश होते ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? जी बेटा, हाईकोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश होते ही नहीं है। हाईकोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती। मैं यहां लिख देता हूं, हाईकोर्ट में, उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति ही नहीं होती। न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती। न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती। बस ये बात ध्यान रखना। सर हाईकोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती ही नहीं है, मतलब हाईकोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश होते ही नहीं। ठीक है, अच्छा, अब सर कौन करेगा? अपर न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश। ये कार्यकारी जो न्यायाधीश है, ये कार्यकारी न्यायाधीश का मतलब है अन्य न्यायाधीश, अपर न्यायाधीश का मतलब है अन्य न्यायाधीश। ठीक है, ये कब बच्चे इनको नियुक्त किया जाता है? इनको अपॉइंट कब किया जाता है? वही केस है, इनको अपॉइंट तब किया जाएगा जब बेटा हाईकोर्ट में कोरम का कमी हो। जब हाईकोर्ट में या तो बेटा कोरम कम हो, कोरम का मतलब आप समझ गए, ठीक है, गढ़ पूर्ति का अभाव हो, गढ़ पूर्ति का अभाव हो, कोरम कम हो, या फिर बेटा उस पर अतिरिक्त बोझ हो, उस पर अतिरिक्त बोझ हो, अतिरिक्त बोझ हो। ऐसा तब किया जा सकता है। करेगा कौन इनकी नियुक्ति? ठीक है, उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनको अपॉइंट करेगा। मुख्य न्यायाधीश ही अपॉइंट करेगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश जब अपॉइंट करेगा तो मुख्य न्यायाधीश इसके लिए पूर्व स्वीकृति लेगा। अब बताओ पूर्व स्वीकृति किसकी लेगा? राष्ट्रपति की लेगा। किसकी पूर्व स्वीकृति लेगा बच्चे? राष्ट्रपति की लेगा, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेगा। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश पूर्व स्वीकृति लेगा, और मुख्य न्यायाधीश पूर्व स्वीकृति किसकी लेगा बच्चे? राष्ट्रपति की लेगा। ठीक है, अच्छा एक सिंपल सा प्रश्न है मेरा, अब आप मुझसे बता दीजिए। ठीक है, आपका समय भी हो गया। वर्तमान में हाई कोर्ट्स कितने हैं? मुझे एक बात बता दो, वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं? मैं एक एक हाई कोर्ट आपको बताऊंगा, उसका ज्यूरिडिक्शन बताऊंगा,
उसकी, ठीक है, मेन ब्रांच बताऊंगा, उसकी पीठ बताऊंगा, कहां कहां पर है, ये सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन मुझे एक बात बता दो कि वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं। अब इन करंट अगर हम बात करें तो वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं, फटाफट से, ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी से मुझे बताइए। चलो, विनीत बेटा किसका, एक बार मुझे बताना बाबू, किसका विनीत, एक बार मुझे विनीत ही बता दो किसका है ना जी। चलो, ये तो भैया बहुत तेजी से कमेंट आ रहे हैं सबके। तैतीस हाई कोर्ट है, एक कह रहा है सब 33। चलो ठीक है, ओके, ठीक है सर। तो हाई कोर्ट्स वर्तमान में कितने हैं, हाई कोर्ट्स वर्तमान में, ठीक है, 25 हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें सबसे नया जो हाई कोर्ट है, सबसे नवीन जो हाई कोर्ट है, सबसे नया, तो वो है आपका अमरावती, अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का सबसे नई, ठीक है, सबसे नया सबसे नवीन अमरावती है। तो अब ये जो 25 हाई कोर्ट है, इनकी स्थापना कब हुई, इनकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर है, मुख्य पीठ कहाँ कहाँ पर है, तो वो सारी चीजें, ठीक है, फिर हम कल ही बताएंगे अब आपको, ठीक है, थैंक यू।